हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। मैं आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने ये पढ़ा था विश्व के रेफरेंस में। लेकिन अब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको भारत के रेफरेंस में कि परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है। पहले सामान्य से चर्चा करें कि परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, परिवहन का मतलब हमने ये पढ़ा था। अगर हम यहाँ बात करें कि परिवहन का मतलब हमने पढ़ा है कि यदि व्यक्ति या फिर कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन कहलाता है। और अगर हम संचार की बात करें तो यहाँ पर संदेशों को या फिर तथ्यों को या फिर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संचार कहलाता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं परिवहन से। देखिए, परिवहन का मतलब ही हो गया कि परिवहन के अंदर हम व्यक्ति या फिर कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन कहलाता है। अब लेकिन आप परिवहन के साधन का चयन कैसे करेंगे? वो करेंगे आपकी आवश्यकता के आधार पर। परिवहन के साधन होते हैं तीन: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। ये विश्व के रेफरेंस में आप पढ़ चुके हैं। अगर स्थल परिवहन की बात करें तो सड़क, रेल, पाइपलाइन और रज्जू मार्ग, यानी जो केबल वाले मार्ग होते हैं ना, जो दो पहाड़ों के बीच में केबल तार से जाते हैं, वो वाले बात है। जल परिवहन की बात करें तो आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो ये परिवहन के साधन हो गए। लेकिन आप अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवहन के साधन का चयन करेंगे। जैसे आपको छोटी दूरी का तय करना है या फिर घर से घर की दूरी का तय करना है तो आप स्थल परिवहन का यूज करेंगे। अगर आपको भारी सामान लेकर जाना है, स्थूल सामान लेकर जाना है, तो आप जल परिवहन का यूज करेंगे। अगर आपको तीव्रतम जाना है लेकिन महंगा साधन है तो वो वायु परिवहन होगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले एक एक करके सड़क परिवहन। देखिए, सड़क परिवहन को पढ़ें, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को। देखिए, स्थल परिवहन आपके सड़क के आधार पर, आपके इसमें रेल के आधार पर, आपके इसमें पाइपलाइन के आधार पर, यहां पर हम पढ़ेंगे इसको। अब सड़क को आपने पढ़ा था कि सड़क सर हमारी कितने प्रकार की थी। आपने कहा था कि सर ये जिला सड़क भी होती है, ये ग्रामीण सड़क भी होती है, ये स्टेट हाईवे भी होती है, ये नेशनल हाईवे भी होती है। बात की थी ना अपन ने विश्व के रेफरेंस, वही चीज हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। यूएसए के बाद में भारत का सड़क जाल जो है ना, वो विश्व का दूसरा बड़ा सड़क जाल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट एग्जाम में। 2017-18 में कुछ आंकड़े हैं। भारत में सड़कों की लंबाई 56 लाख किलोमीटर थी, जो वर्तमान में 63 लाख किलोमीटर हो गई है। सड़क जो है उससे प्रतिवर्ष 85% यात्री तथा 70% भारी सामान का परिवहन किया जाता है। ये भी मोस्ट है। यानी सड़क यातायात की बात करें तो उसमें 85% हम यात्री सामान लेकर जाता है, यात्री का परिवहन किया जाता है, और 70% भारी सामान का परिवहन किया जाता है। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा बड़ा सड़क जाल है, ये आपको याद रखना है, दूसरे नंबर का। अब देखिए, कुछ सड़कों की बात करें, हम यहां पर सड़क की बात करेंगे, वो भी केवल भारत के संदर्भ में। ग्रांट ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी रोड, ये वो रोड है जो भारत की आजादी से पहले का था। तो ये पाकिस्तान में पेशावर से, यानी यहां से पेशावर से ये सोनार की घाटी, यानी सिंधु घाटी से सोनार की घाटी बांग्लादेश के मध्य था। वर्तमान में ये अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता के मध्य है। यानी पहले सिंधु घाटी से आपके सोनार घाटी तक था, बांग्लादेश तक था, लेकिन वर्तमान में अमृतसर से दिल्ली यानी NH1 और दिल्ली से कोलकाता यानी NH2 के मध्य है। इसको ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। अब अगला प्रश्न बनता है कि भारत में सड़क परिवहन के लिए सबसे पहले कौन सी योजना बनाई गई थी? तो वो थी नागपुर योजना, 1943 से 1961। इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण भारत को सड़क मार्ग से जोड़ना था। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास में कि भारत में सड़क मार्ग के लिए, सड़क के निर्माण के लिए किस योजना का निर्माण किया गया था? तो नागपुर योजना का। लेकिन असफल हो गई। क्यों? क्योंकि रजवाड़ों यानी राजाओं के बीच और अंग्रेजों के बीच में समझौता नहीं हो पाया था, इसलिए असफल हो गई। दूसरी आपकी 20 वर्षीय योजना 1961 में, इसमें इसको क्यों बनाया गया था कि भारत में सड़कों की दशा सुधारनी है इसके लिए, और इसका विकास केवल और केवल नगरों तक ही हो पाया था। इसको गांव इससे वंचित हो गए थे।
तो दो योजना हो गई, नागपुर योजना और एक हो गई 20 वर्षीय सड़क योजना। देखिए अगला है सड़कों के प्रकार, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, मैं एक बार रिपीटेशन मारूंगा, आप पहले पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, ये राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को प्रमुख नगरों से, बंदरगाहों से, रेल जंक्शन से व देश की राजधानी से जोड़ते हैं। ये सड़क केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इनके द्वारा सामरिक महत्व का यानी सेना को ले जाने का, रख रखाव का काम भी किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने का जो रख रखाव का काम करता है NHAI, ये बताया था मैंने आपको। भारतीय, इसको हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, ये बनाता है, जिसकी स्थापना हुई 1995 के अंदर। एनएच की लंबाई पूरे देश की सड़कों का 2% है, मात्र 2% है, लेकिन यह यातायात का 40% भाग वहन करता है। अब आपने किसी भी एनएच को देख लीजिए कि यहाँ की जो लंबाई है टोटल वो 2% ही है, लेकिन टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप देखिए कोई कहीं जाना हो, किसी को देश की राजधानी जाना हो तो उसका यूज करेगा, किसी दूसरे जिले में जाना हो तो भी उसका यूज कर लेगा। तो यानी ये एनएच की लंबाई पूरे देश का केवल 2% है, लेकिन सड़क यातायात का 40% वहन करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, 80% है, लेकिन वो उस पर यातायात का भाग बहुत कम है। एनएच की लंबाई 19,700 किलोमीटर रही 51 में, और 2016 में 1,01,011 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं, आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें, हाँ यहाँ गया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 1995 में स्थापना है। ये एनएच का रखरखाव करता है, विकास करता है, सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है और स्वायत्त शासी निकाय है। NHAI ने दो चीज की है, एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और एक पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए आप स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें तो वो 4, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ने की योजना है। टोटल लंबाई है 5846 किलोमीटर। इन चारों को जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई आती है 5846 किलोमीटर। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चलाई गई योजना है। फिर आती उत्तर दक्षिण गलियारा, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम गलियारा आपके सिलचर, आपके असम से पोरबंदर गुजरात तक जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण गलियारा और आपके पूरब से पश्चिम पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम में जाता है। ये दोनों एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, दोनों गलियारे एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वो उत्तर दक्षिण गलियारे से ही गुजरता है, NH7, है ना। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7। देखो 7 कैसे लिखते हैं, 7 ऐसे लिखते हैं, तो सबसे लंबा हो गया NH7। देखिए राज्य राजमार्ग, नाम से पता लग रहा है राज्य राजमार्ग, ये सरकार के अधीन होता है, राज्य सरकार के। देश की कुल सड़कों का मात्र 4% होता है। ये देश की राज्य राजमार्ग है, तो ये राज्य की राजधानी को जो जिलों से जोड़ता है ना, जो भी जिले हैं उनसे जोड़ता है। जिला सड़कें, ये जिला मुख्यालय को किससे जोड़ता है? तहसील मुख्यालय से जोड़ता है या अन्य सड़कों से जोड़ता है। देश की कुल सड़कों का ये 14% है। तो देखिए आप, ग्रामीण सड़कों की बात करें तो वो गांवों को जोड़ेगा तहसील मुख्यालय से। जिला सड़कों की बात करें तो ये जिला मुख्यालय को जोड़ेगा तहसील मुख्यालयों से। राज्य राजमार्ग की बात करें तो ये राज्य की राजधानी जोड़ेगा जिला मुख्यालयों से। अब देखिए ग्रामीण सड़कें, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई है। ये ग्रामीण क्षेत्रों को तहसील मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से जोड़ती है और कुल सड़कों का 80% है। यानी कुल सड़कों का सर्वाधिक कौन सा भाग रखता है, यानी कुल सड़कों का कौन सा भाग सर्वाधिक है, तो हम बात करेंगे ग्रामीण सड़कों का। अब सीमांत सड़कें आती हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए सीमांत सड़कें मतलब क्या होता है कि अगर हम नक्शे की बात करें तो सीमावर्ती यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को हम सीमांत सड़कें कहते हैं, और ये देश के सामरिक महत्व को बताती है। तो देश की उत्तरी यानी उत्तर यानी पाकिस्तान की तरफ और उत्तर पूर्वी यानी चीन की तरफ सीमा से सटी हुई सामरिक महत्व वाली सड़कों के लिए तीव्र विकास व सैनिक रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए BRO ने इसका निर्माण किया है। तो पहली बात तो होती है सीमांत सड़कें क्या होती हैं, तो देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कें सीमांत सड़कें होती हैं। ये सैनिक रक्षा की तैयारियों के लिए या सैनिकों को मजबूती देने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। निर्माण कौन करता है? BRO करता है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। क्या बोलते हैं? सीमा सड़क संगठन।
इसकी स्थापना हुई है 7 मई 1960 में, याद रख लीजिएगा 7 मई 1960 को हुई है बीआरओ की स्थापना। बीआरओ के अन्य काम क्या है, ये अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने का काम करता है। चंडीगढ़ से मनाली तथा लेह से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण भी इसने किया है। बीआरओ ने 2020 में संसार की चीन की सीमा के पास लद्दाख में संसार की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला बनाई है, जो समुद्र तल से 19,300 फीट ऊंची है। यानी संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां पर है, वो उमलिंगला में है और बीआरओ ने बनाई है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग यानी सड़क की जो सुरंग होती है, सड़क पर जो सुरंग होती है उसकी बात कर रहे हैं, वो अटल टनल है। कौन सी? अटल टनल है, सबसे लंबी, जो कहां पर है, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और लाहौल स्पीति भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यानी अगर ये मनाली की बात करें और अगर लाहौल स्पीति की बात करें, तो इन दोनों को जोड़ने वाली टनल का नाम क्या है? अटल टनल है, जो संसार की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अंतरराष्ट्रीय महामार्ग, देखिए अंतरराष्ट्रीय महामार्ग होते हैं जो देश की राजधानियों को मतलब देश को अन्य देशों से जोड़ने का काम करते हैं। काफी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, हम ये विश्व स्तर पर पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम इसी में एक है, सड़क में ही भारतमाला सड़क कार्यक्रम योजना। देखिए ये क्या है, इसके अंदर ये है कि जैसे भारत का आप नक्शा देखेंगे तो आप ये दक्षिण का भाग देखेंगे तो ये दक्षिण का भाग एक माला की तरह है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें तटवर्ती भागों के अंदर जो भी राज्यों की जो बंदरगाह है, धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसको जोड़ने की योजना है। तो देखिए इसका उद्देश्य तटवर्ती भागों में राज्यों की सड़कों का विकास करना, छोटे बंदरगाहों को जोड़ना, पिछड़े इलाकों व धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ना होता है। 900 किलोमीटर घोषित नए एनएच के विकास के लिए जिला मुख्यालय को जोड़ना, सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 200 ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण करना। ब्रिज होते हैं, तो ओवर अंडर ब्रिज ऊपर से जा रहे हैं और एक नीचे से जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को 2020 तक पूरा करने का उद्देश्य है। तो भारतमाला कार्यक्रम का संबंध सड़क से है और इसमें देश के तटवर्ती भागों में छोटे बंदरगाह, पिछड़े इलाकों व धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम है। अब हम पढ़ेंगे रेल परिवहन, यानी हमारा सड़क परिवहन लगभग पूरा हो चुका है। हम विश्व के संदर्भ में पढ़ चुके हैं और हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। अब देखिए रेल परिवहन में 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर। अगर हम विश्व के रेल की बात करें तो 1825 में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य था। भारतीय रेलवे ने विविध सांस्कृतिक लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक योगदान दिया है। ये कथन किसका है? ये महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि भारतीय रेल ने पूरे देशवासियों को जोड़ने का काम किया है। भारतीय रेलवे की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है 31 मार्च 2015 के अनुसार। आंकड़ा याद रखना है। भारत को 16 रेल मंडलों में बांटा गया। ये क्वेश्चन आ गया था अभी वार्षिक परीक्षा में। भारत को कितने रेल मंडल बांटा गया? 16 में। देखिए आप, अगर हम बात करें कि भारत का उत्तरी रेलवे मंडल कौन सा है, तो नई दिल्ली है। दक्षिणी कौन सा है, तो चेन्नई है। पूरब कौन सा है, तो कोलकाता है। पश्चिम की बात करें तो ये मुंबई वेस्टर्न चर्च गेट है। और मध्य रेलवे मंडल की बात करें तो ये मुंबई सेंट्रल है ना। और सबसे खास हमारा उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल हमारा जयपुर है। कहां पर है? रेलवे का उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मध्य, यहाँ पर उत्तर पश्चिम। हम कुल मिला के कितने करें हमने? आपने 5 6 करे, वैसे 16 है जो मुख्य मैंने देखे यहाँ पर। अब देखिए रेलवे की पटरी की चौड़ाई के आधार पर, यह भी मैं बता चुका हूं आपको। बड़ी लाइन होती है जो ब्रॉडगेज होती है 1.5 मीटर से अधिक। मानक लाइन होती है जो 1.44 मीटर होती है। और सर्वाधिक कहां पर है इसका विकास? ब्रिटेन में है। ये बात कर चुके हैं हम विश्व के रेफरेंस में। मीटर लाइन 1 मीटर होती है। छोटी लाइन नैरोगेज 0.74 मीटर होती है। और ये काम कहां आती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्यटन क्षेत्रों में इनका निर्माण किया जाता है। भारतीय रेल में, अब क्वेश्चन सबसे खास, भारत में ब्रिटिश काल में रेल का निर्माण क्यों हुआ था? तो भारतीय रेल में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि शहर के कच्चे माल के स्रोत, बागाती कृषि के स्रोत, छावनी जो छावनी के क्षेत्र थे उनको जोड़ना चाह रहे थे। यानी अंग्रेजों का यह था कि जो भी कच्चे माल के स्रोत हैं या बागानी कृषि के क्षेत्र हैं या फिर कोई मान ली सैनिक छावनी, उनको आपस में कनेक्ट कर सके जिससे वहां पर अपन आ जा सके। दूसरा, इनका मुख्य उद्देश्य था संसाधनों का अधिकतम दोहन करना, यानी संसाधनों को यहां से लेना, फिर यहां से रेलवे के माध्यम से बंदरगाहों पर पहुंचाना और बंदरगाहों से अपने देश के अंदर ले जाना। तो
भारतीय रेल में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। क्यों इनका विकास था? जिनका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का दोहन करना था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर बंदरगाहों तक इन मतलब क्षेत्रीय बाजार से माल को, यहाँ पर कच्चे माल को ले जाना था। कच्चे माल, बागायती कृषि, इन क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया इन्होंने। कोंकण रेलवे, देखिए कोंकण रेलवे क्या है, अगर हम भारत के नक्शे को देखेंगे तो पश्चिमी घाट एक ऐसा है जहां पर रेलवे का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि ये काफी क्या है, यहाँ पर पश्चिम घाट में काफी पहाड़ियां हैं तो आपस में जुड़ाव नहीं होता है। लेकिन 1998 के अंदर, कब? 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया, जिसमें भारत के पश्चिमी घाट में रेलवे में आपस में जोड़ने, ये पश्चिम घाट के राज्यों को आपस में जोड़ने का काम किया गया। ये कहां से कहां तक हो रहा है? ये महाराष्ट्र में रोहा, एक जगह आती है रोहा, कहां पर? महाराष्ट्र में। ये रेलवे चलती है महाराष्ट्र में रोहा से लेकर और गोवा से होते हुए मैंगलोर तक, गोवा से होते हुए मैंगलोर तक जा रही है। मैंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में है। तो 1998 में निर्माण हुआ है, कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ है। क्यों हुआ है? भारत के पश्चिमी घाट के रेलवे को आपस में जोड़ने के लिए हुआ है। कहां से कहां तक हुआ है? महाराष्ट्र में रोहा से, गोवा से होके मैंगलोर कर्नाटक तक हुआ है। और इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग यहीं पर है। सड़क सुरंग की बात करेंगे तो वाटर टनल थी, ये रेलवे सुरंग है। और कोंकण रेलवे के कारण ही मार्मोगोवा जो बंदरगाह है, जो हम पढ़ेंगे आगे गोवा के अंदर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसका विकास ज्यादा हुआ है। अब देखो मेट्रो ट्रेन को हम कैसे भूल सकते हैं? जब जनसंख्या का दबाव होता है शहरों में, महानगरों में हम बात करते हैं, तो मेट्रो ट्रेन का विकास हुआ है। 24 अक्टूबर 1984 में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हुआ, सबसे पहले कलकत्ता में, 2002 में दिल्ली में, और अब तक 15 शहरों में मेट्रो ट्रेन है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, हमारे जयपुर में, गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, कानपुर, पुणे, और ये गिनती चलती जा रही है। तो मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 में मेट्रो रेल का शुभारंभ कलकत्ता में क्यों हुआ है? जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए। और मेट्रो मैन जो कहा जाता है, वो कहा जाता है ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। इनके द्वारा ही एक विचार लाया गया था और ये मेट्रो चली है। ठीक है, अब हम जल परिवहन पढ़ेंगे, है ना? जल परिवहन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जल परिवहन। अब तक आप पढ़ चुके हैं सड़क और रेल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपके साथ में जल परिवहन में। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। हम आपस यूं ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल परिवहन के बारे में और संचार के बारे में बड़े विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू बेटा।